पर और आज आप देखने वाले हैं हॉरर फिल्म द ड्राउन्ड का ब्रेकडाउन, जो 2025 में रिलीज हुई थी और जिसे सैमुअल क्लेम्स ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म थोड़ी मनोवैज्ञानिक है और बिना कोई जवाब दिए ही खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक संकेत देती है और हमें खुद ही जवाब ढूंढना होता है, जो मैंने इस वीडियो में किया है। तो बिना और देर किए चलिए जल्दी से ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एरिक को देखते हैं, जो मुख्य भूमि से एक नाव लेकर एक द्वीप पर पहुंचता है। फिर वह एक कार चलाकर एक सुनसान जगह पर जाता है, जहां पहले से ही एक और कार खड़ी थी। एरिक अपने साथ एक लाल बैग लाया था और उसने उस बैग से एक बंदूक भी निकाली और दोनों कारों की नंबर प्लेट बदल दी। इसके बाद उसने अपनी कार से सभी फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। फिर वह समुद्र तट के पास एक घर की ओर चल पड़ा। हाथ में बंदूक लिए उसने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। हमें बस इतना पता चलता है कि वह डेनिस नाम की एक महिला को ढूंढ रहा है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वह जल्दी से बाहर भागता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर से हवा चलती है और उस हवा में उसे अपना नाम सुनाई देता है। उस आवाज का पीछा करते हुए वह किनारे तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक धातु की नली पड़ी मिलती है और उसके पास बहुत सारा खून पानी में बह रहा होता है। एरिक जल्दी से एक बाल्टी लाता है और कुछ पत्थरों को छानता है और चट्टानों के बीच उसे डेनिस का कंगन मिलता है, जिसे वह बाल्टी में डाल देता है। फिर वह बाल्टी को पत्थरों से भरता है और उसे पानी में फेंक देता है, क्योंकि कोई फिर से उसका नाम पुकार रहा है और इस बार यह एक पुरुष की आवाज है, मैट। मैट एरिक से उसकी माँ के बारे में पूछता है, जो डेनिस है। एरिक कहता है कि माँ यहाँ नहीं है। वे दोनों बार बार मां कह रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि वे भाई हैं, लेकिन वे भाई नहीं हैं, वे प्रेमी हैं। वे दोनों मां शब्द को अलग अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं और एरिक का अर्थ तो और भी विकृत है, क्योंकि वह मैट के साथ भी जुड़ा है और मैट की मां के साथ भी। स्पष्ट है मैट को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन डेनिस को उनके रिश्ते के बारे में पता है और वह इससे खुश नहीं है। इसी वजह से एरिक बंदूक लेकर आया था, ताकि वह मैट के आने से पहले डेनिस का मामला निपटा सके, लेकिन उसे डेनिस नहीं मिली। अभी बहुत उलझन है, लेकिन जब वे दोनों घर पहुंचते हैं और अपने दूसरे साथी पॉल से मिलते हैं, तो सारी बात साफ हो जाती है। मैं यहाँ पूरी बात समझा देता हूँ। डेनिस, मैट, एरिक और पॉल ने मिलकर एक अनमोल पेंटिंग चुराई थी, जो इस धातु की ट्यूब में है। चोरी के बाद ये चारों अलग अलग हो गए थे। सभी को इसी घर में मिलना था। डेनिस के पास पेंटिंग थी, इसलिए वह सबसे पहले पहुंची होगी, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। उसके बाद एरिक आया, जो डेनिस को मारने और उससे छुटकारा पाने के इरादे से आया था, ताकि उसका हिस्सा बड़ा हो जाए और मैट के साथ रहने में कोई रुकावट न रहे। एरिक ने जिस कार के बगल में पार्क किया था, वही कार थी जिसमें डेनिस आई थी। एरिक के बाद मैट आया और मैट कहता है कि उसने सिर्फ एक ही कार देखी थी। उसे डेनिस की कार नजर नहीं आई, हालांकि एरिक पहले ही उसकी नंबर प्लेट बदल चुका था। आखिरकार पॉल भी पहुंचता है और जब उसे डेनिस घर पर नहीं मिली, तो उसके दिमाग में सवालों की भरमार थी। क्या डेनिस पीछे हट गई? क्या वह डर गई और पुलिस के पास चली गई? यही सवाल एरिक और मैट को भी मजबूरन सोचने पड़ रहे हैं, क्योंकि योजना थी कि आज रात चारों इसी घर में रुकेंगे। फिर सुबह एक नाव आएगी। वे उस पर सवार होकर पेंटिंग के साथ दूर निकल जाएंगे। उनके पास नकली पासपोर्ट भी हैं, देश छोड़ने के लिए तैयार। सब कुछ योजना के अनुसार चला। बस अंत में डेनिस ने एक समस्या खड़ी कर दी। यह भी संभावना है कि किसी ने डेनिस को मार डाला, क्योंकि एरिक को उसका कंगन और बहुत सारा खून मिला, जो उसने किसी को नहीं बताया, और उसने यह भी नहीं बताया कि उसके पास बंदूक है। अगर किसी ने डेनिस को मार डाला, तो इसका मतलब है कि किसी को उनकी चोरी के बारे में पता चल गया है और अगला नंबर उनका हो सकता है। लेकिन जिसने भी डेनिस को मारा, वह पेंटिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि उसने उसे वैसे ही किनारे पर छोड़ दिया। पॉल और मैट पर भी थोड़ा सा शक है। अगर उनमें से किसी एक ने डेनिस को मार डाला, तो बहुत सारे सवाल हैं। इस गुत्थी को सुलझाने में समय लगेगा। फिलहाल मैट डरा हुआ है कि उसकी माँ के साथ कुछ हो गया होगा, और पॉल को उम्मीद है कि डेनिस सामान लेने गई है और सुबह नाव आने से पहले वापस आ जाएगी। दोनों को यह नहीं पता कि एरिक को किनारे पर पेंटिंग मिली थी, वहां बहुत सारा खून था और डेनिस का कंगन भी वहीं था। एरिक ने उन्हें बताया है कि पेंटिंग घर के अंदर थी। वैसे भी उसने दोनों के फोन अपने लाल बैग में डाल दिए और बैग को समुद्र में फेंक दिया। हाँ, लेकिन उसने बंदूक नहीं फेंकी। अब कुछ और अजीब होता है।
एक आवाज हवा के साथ समुद्र के ऊपर तैरती है और जैसे ही एरिक उसे सुनता है मानो वह किसी जादू के असर में आ जाता है। वही आवाज सुनकर घर में मौजूद पॉल और मैट भी उसी हालत में चले जाते हैं। अब तीनों किसी के नियंत्रण में हैं। जॉम्बी की तरह चलते हुए तीनों एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। फिर अचानक तीनों उस हालत से बाहर आ जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। पॉल और मैट सोच रहे हैं कि वे बाहर कैसे आ गए। उन्हें बिल्कुल याद नहीं है, जैसे एक पल पहले वे घर के अंदर थे और पलक झपकते ही बाहर आ गए। बीच का कुछ भी याद नहीं है, लेकिन एरिक को बीच का हिस्सा याद है, समुद्र किनारे का। तीनों चुपचाप बैठकर रात का खाना खाते हैं और इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि वे थक चुके हैं। इसके बाद मैट नहाने चला जाता है और पॉल और एरिक बाहर बैठते हैं। वहां पॉल खुलासा करता है कि उसे एरिक और डेनिस के रिश्ते के बारे में पता है। पॉल ने उन्हें कैमरे पर देखा था जब वे आपस में थोड़ी बातचीत कर रहे थे। चूंकि पॉल टेक्निकल काम संभालता है, इसीलिए कैमरों की जिम्मेदारी उसी के पास थी। बातचीत में वह यह भी इशारा करता है कि उसे एरिक पर शक है, शायद तुमने डेनिस के रास्ते से हटने के लिए उसके साथ कुछ किया हो। इसी बीच जैसे ही मैट शॉवर से बाहर आता है, वह वही बाल्टी अपने सामने देखता है जिसे एरिक ने समुद्र में फेंक दिया था। अब वह बाल्टी खून से भरी हुई है। मैट उसमें हाथ डालता है और डेनिस का कंगन निकालता है। इसे देखकर मैट समझ जाता है कि वह खून उसकी माँ का है, यानी वह मर चुकी है। और स्वाभाविक रूप से उसका पहला शक एरिक पर जाता है, क्योंकि एरिक पहले से ही पेंटिंग के साथ यहाँ था। एरिक सफाई देने की कोशिश करता है, तभी अचानक एक लड़की दरवाजे पर आ जाती है। वह बहुत डरी हुई है और मदद की गुहार लगाती है। तो एरिक और पॉल उसके साथ चले जाते हैं और जैसे ही वे निकलते हैं, मैट देखता है कि बाल्टी गायब हो गई है। लड़की का नाम ओपल है। वह उन्हें किनारे पर ले जाती है जहां उसके दो दोस्त नोए और पिक्सी हैं और पिक्सी डूबने के कारण बेहोश है। एरिक उसे होश में लाता है, लेकिन वह चल नहीं सकती और उसे गर्मी की जरूरत है, इसलिए वह उसे उठाकर वापस घर ले जाता है। कुछ देर बाद पिक्सी की हालत स्थिर हो जाती है और वह एरिक को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। फिर ओपल बताती है कि वे लोग नाव पर पार्टी कर रहे थे। उनकी नाव टकरा गई और डूब गई और इसी तरह वे लोग किनारे पर आ गए। उसकी बात खत्म होने के बाद वह लड़कों से ढेर सारे सवाल पूछने लगती है। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? और इसी तरह के सवाल। पॉल और मैट अपने असली नाम नहीं बताते, वे नकली नामों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि लगभग डूबने के बाद भी ये लड़कियां कुछ ज्यादा ही बेफिक्र लग रही हैं। नकली नाम सुनकर एरिक चिढ़ जाता है, क्योंकि वह पहले ही अपना असली नाम बता चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि एरिक को इस डकैती में मुख्य रूप से ताकत के लिए रखा गया था। सोचना समझना असल में उसकी खासियत नहीं है। पॉल और मैट एक झूठी कहानी गढ़ते हैं कि यह मैट की बैचलर पार्टी है। एरिक मैट का भाई है और पॉल उसका दोस्त है, और जिस महिला से मैट शादी करने जा रहा है, मैट कहता है उसका नाम डेनिस है। एरिक हैरान रह जाता है। वे बहुत चालाकी से कहानियां बुन रहे हैं, लेकिन लड़कियों के पास हर जवाब के लिए एक नया सवाल है। वे कहते हैं कि यह बैचलर पार्टी है, तो लड़कियां पूछती हैं, यहाँ न तो कोई म्यूजिक है, न खाना, न ड्रिंक्स, ये कैसी पार्टी है? लड़के कहते हैं, हम तो कल ही पार्टी कर चुके हैं। यह बात ज्यादा भरोसेमंद नहीं लगती, लेकिन चल जाती है। अब लड़कियों को फोन चाहिए, लेकिन एरिक ने सारे फोन फेंक दिए हैं। मैट कहता है, हमारे पास फोन नहीं है, क्योंकि ये पार्टी का पहला नियम है। तुम्हें गांव में फोन मिलेंगे, सुबह हम तुम्हें कार से वहां ले जाएंगे। ये कहकर मैट तीनों मर्दों को फंसा देता है, क्योंकि वे तो लड़कियों से पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन मैट ने अब कल का दिन भी लड़कियों के नाम कर दिया। अगर वे सुबह लड़कियों को गांव ले जाते हैं, तो फिर नाव पर कौन जाएगा? तीनों लड़के आपस में सलाह करते हैं और तय करते हैं कि उन्हें लड़कियों के सामने एक और बहाना बनाना पड़ेगा। बहाना, हम कल सुबह सिर्फ लड़कों की ट्रिप पर जा रहे हैं, तो हम तुम्हें अपनी कार दे देंगे, तुम तीनों गांव जा सकती हो। लेकिन लड़कियां पलट देती हैं, हमें ड्राइव करना नहीं आता। अब लड़के फिर से निराश हो जाते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि लड़कियां मजाक कर रही थीं, वे गाड़ी चला सकती हैं। कहा था ना, वे अभी अभी मौत से बची हैं, और फिर भी उनके मजाक रुक नहीं रहे। लड़के रहस्यमय हैं, लेकिन लड़कियां उनसे भी ज्यादा रहस्यमय हैं। लड़कों के चेहरों पर तनाव है, लेकिन लड़कियां इसमें माहिर हैं। शायद उनका डेनिस के गायब होने से कोई संबंध हो। क्या अब ये तीनों लड़के भी गायब होने वाले हैं? मौका देखते ही पॉल पेंटिंग को बिस्तर के नीचे छुपा देता है। मर चुका होता, क्योंकि एक और सेकंड में लड़कियां उस बात पर भी सवाल उठाने लगती। लेकिन जब पॉल कमरे से बाहर जाता है, तो उसे एरिक का लाल बैग वहीं मिलता है, वही बैग जिसे उसने समुद्र में फेंक दिया था।
फोन भी उसी में है, तो पॉल उस बैग को भी बिस्तर के नीचे छुपा देता है और तभी नो वहां आ जाती है। वो कमरे में आना चाहती है, लेकिन पॉल उसे मीठी बातों में फंसाकर वापस ले जाता है। फिर लड़कियों के सुझाव पर वे सब एक खेल खेलना शुरू कर देते हैं। नियम बहुत आसान है। हर व्यक्ति अपने बारे में 3 बातें बताएगा, 2 सच और 1 झूठ। दूसरी टीम को यह अंदाजा लगाना होगा कि इनमें से झूठ कौन सा है। सही जवाब पर अंक दिए जाएंगे। टीम गर्ल्स बनाम टीम बॉयज। ये खेल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे हम सबके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। वे एक झूठ बोलेंगे लेकिन 2 सच भी बताएंगे। लड़कों के बारे में तो कुछ खास नहीं पता चलता, लेकिन लड़कियों के बारे में हमें कुछ बहुत अजीब बातें पता चलती हैं। जैसे नोह असली राजकुमारी है, पिक्सी के नाम पर एक आर्ट पीस है और वह कुंग फू में माहिर है। वह कुंग फू वाली बात आसानी से साबित कर देती है जब वह एरिक को, जो तीनों लड़कों में सबसे ताकतवर है, नीचे गिरा देती है। तो हाँ, लड़कों को वाकई चिंता करनी चाहिए। एक और अहम बात, लड़के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां अपने ही नियमों से खेल रही हैं। कभी 2 झूठ और 1 सच, तो कभी तीनों सच। लड़के इसे नहीं पकड़ पाते, लेकिन हम समझ जाते हैं। आखिरकार ओपल कहती है कि वह दिमाग पढ़ सकती है और वह इसका लाइव डेमो देती है, एरिक से पूछकर, तुम्हारे पास बंदूक क्यों है? ये सुनकर एरिक घबरा जाता है और ठीक उसी वक्त घर की बिजली चली जाती है। एरिक घबराया हुआ है तो पिक्सी उसे एक अलग तरह की बातचीत में उलझाकर शांत कर देती है। इसी बीच नो पॉल को पकड़ लेता है और ओपल मैट को पकड़ लेती है। दिलचस्प बात यह है कि बातचीत के दौरान ओपल मैट को उसके असली नाम से बुलाती है क्योंकि वह दिमाग पढ़ सकती है और मैट को इसका एहसास भी नहीं होता। इसका मतलब है कि लड़के कभी यह खेल जीत ही नहीं सकते थे। और उससे भी अहम बात यह है कि लड़कों ने जितने भी झूठ बोले, ओपल ने उन सबको पकड़ लिया। लड़कों के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद लड़कियां उनके साथ खेलती रहती हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे वे लड़कों के जाल में फंसी हैं, जबकि असल में मामला उल्टा है। सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वही समुद्री आवाज फिर से लौट आती है और तीनों लड़के सन्न रह जाते हैं। जब वे होश में आते हैं तो पाते हैं कि मैट और ओपल गायब हैं और घर के बाहर आंतरिक अंग बिखरे हुए हैं। पिक्सी पास में बैठी है और 9 समुद्र तट पर ओपल को ढूंढ रहा है। पिक्सी खुद नहीं जानती कि क्या हुआ या कब हुआ। उसे बस इतना पता है कि अब एरिक की बंदूक उसके पास है, इसलिए अब एरिक को बोलना पड़ेगा। एरिक कहता है, दिन में भी हमारे साथ यही हुआ था। एक आवाज आई और हम सब बेहोश हो गए। अब फिर से वही हुआ और ये खून जो चारों ओर बिखरा है, मैंने ये भी दिन में किनारे पर देखा था। ये सुनकर पिक्सी थोड़ी शांत हो जाती है। फिर एरिक मौके का फायदा उठाता है और उससे बंदूक छीन लेता है क्योंकि उसे लड़कियों पर शक है। लेकिन इससे पहले कि वह उससे कुछ जान सके, वह आवाज फिर से आ जाती है और दोनों नियंत्रण में आ जाते हैं और समुद्र की ओर चलने लगते हैं। वे सीधे समुद्र में चले जाते, लेकिन ठीक समय पर उनकी चेतना लौट आती है और जब वे होश में आते हैं तो वे किनारे पर और अंग पड़े हुए देखते हैं। पॉल कहता है, जब भी हम वह आवाज सुनते हैं हमारे साथ कुछ न कुछ होता है, इसीलिए सबसे पहले हमें अपने कान बंद करने होंगे ताकि हम होश में रह सकें। तभी हम पता लगा पाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन एरिक को सिर्फ मैट की परवाह है। उसे ढूंढना ही है। वे घर के अंदर रोशनी देखते हैं और वापस लौटते हैं। वहां पिक्सी बिस्तर के नीचे से पेंटिंग निकाल रही है, लेकिन बंदूक देखकर वह पीछे हट जाती है। फिर भी वे उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह आवाज फिर से आती है। जैसे ही वे जड़ होते हैं, पिक्सी एरिक को चाकू मारती है। उसे एहसास नहीं होता। होश आने पर दर्द तेज होता है। एरिक का तरीका काम नहीं आया तो इस बार पॉल अपना तरीका आजमाता है। वह टॉयलेट पेपर को गीला करता है और अपने कानों में लगा लेता है ताकि वह आवाज न सुन सके। वह एरिक के कानों में भी पेपर लगा देता है और इस बीच एरिक खुद को पट्टी बांधता है। वह सीधे बाहर जाता है मैट को ढूंढने के लिए। किनारे पर उसे मैट की आवाज सुनाई देती है। जल्दी में वह गिर जाता है और उसके कान से पेपर निकल जाता है। आवाज असर करती है और वह फिर से जड़ हो जाता है। पॉल के कानों में अभी भी पेपर है, लेकिन यह भी उसे नहीं बचा पाता। आवाज का असर उस पर अब भी होता है, उसके दिमाग में चल रही बातों के जरिए। हमें पता चलता है कि यहाँ आने से पहले ही उसने एरिक के खिलाफ इंतजाम कर लिए थे। उसने कैमरे पर देखा था कि एरिक मैट के साथ धोखा कर रहा था, उसकी माँ के साथ सोकर। तो नाव पर चढ़ने से पहले पॉल ने एरिक की फोटो पुलिस को ईमेल कर दी थी ताकि वह पकड़ा जाए। लेकिन इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि होश में आते ही कुछ एरिक को समुद्र में घसीट ले जाता है
वह गोलियां चलाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पॉल समझदारी दिखाता है और खुद को घर के बाहर एक खंभे से रस्सी से बांध लेता है ताकि जब वह वश में न रहे तो समुद्र तक न पहुंच सके। वह पेंटिंग भी अपने पास रखता है। आवाज पॉल को कई बार बुलाती है लेकिन क्योंकि वह दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है वह बच जाता है। हालांकि सुबह होते होते रस्सी टूट जाती है और आखिरकार पॉल किनारे तक पहुंच जाता है। पानी पर खड़ी 3 लड़कियां उसे बुला रही हैं। उनके भ्रम में फंसकर पॉल पानी में कदम रखता है और वे उसे भी ले जाती हैं। लेकिन फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि डेनिस अभी भी जिंदा है। वह जमी हुई है, किनारे पर खड़ी है, घर के दूसरी ओर जहां कोई उसे नहीं देखता। उसकी टांग से मांस उखड़ गया है। मतलब लड़कियों ने उस पर भी हमला किया था लेकिन उन्होंने उसे मारा नहीं क्योंकि जो सबसे पहले पहुंचेगा वही सबसे आखिरी मरेगा। डेनिस उस घर के अंदर जाती है जहां दीवार पर पेंटिंग टंगी हुई है और आखिरकार हम वह पेंटिंग देखते हैं। उस पर लिखा है J.W. वाटरहाउस 1896। डेनिस पेंटिंग के सामने खड़ी होती है और फिर समुद्र से कुछ आता है और उसे घसीट ले जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही पेंटिंग है जिसे हम केवल अंत में ही देखते हैं। सारे जवाब उसी पेंटिंग के अंदर हैं। मैं आपको बताता हूँ, यह एक असली पेंटिंग है और जैसा कि उस पर लिखा है इसे जॉन विलियम वाटरहाउस ने 1896 में बनाया था। इस पेंटिंग का नाम है हाइलस एंड द निम्फ्स। पिक्सी ने कहा था कि एक कलाकृति का नाम उसके नाम पर रखा गया है। यही वह पेंटिंग है जिसका वह जिक्र कर रही थी। प्राचीन ग्रीक लोक कथाओं में निम्फ्स प्रकृति से जुड़ी महिला देवी होती हैं। वे तीनों जल निम्फ्स थीं जिन्हें नाइड्स कहा जाता है। उन्हें किसी भी जल स्रोत में पाया जा सकता है, झरनों, कुओं, तालाबों, जलप्रपातों, कहीं भी, ठीक वैसे ही जैसे वे तीनों समुद्र में रहती थीं। वे अपनी आवाजों से सभी को नियंत्रित कर रही थीं। पेंटिंग में भी यही दिखाया गया है। निम्फ्स एक लड़के हाइलस को बहला फुसलाकर पानी में खींच रही हैं। यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है। इस पर कई प्रसिद्ध पेंटिंग्स बनाई गई हैं। हाइलस राजा थियोडामस का बेटा था जिसे हेरक्युलिस ने मार डाला था और अपने पिता की मृत्यु के बाद हाइलस हेरक्युलिस का साथी बन गया। वे एक जहाज आर्गो पर एक खोज यात्रा पर गए जिसे हम फिल्म में पॉल के पीछे भी देखते हैं। उस यात्रा के दौरान हाइलस को ताजा पानी लाने के लिए भेजा गया और उसे एक तालाब मिला जहां नाइड्स रहती थीं। उन्होंने हाइलस को बहलाया और पानी में खींच लिया और फिर वह कभी नहीं देखा गया। यही चित्र में दिखाया गया है और यही इस फिल्म की अवधारणा है जो सीधे ग्रीक मिथक से ली गई है। वे तीनों अप्सराएं पुरुषों को बहला रही थीं, उनके साथ खेल रही थीं और जब वे चाहतीं उन्हें पानी में ले जाती थीं। नोह ने कहा कि वह एक राजकुमारी है, यह सच था। उन्होंने कहा कि उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, यह भी सच था। पेंटिंग चुराने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। यही इस फिल्म का सार है। ये एक बहुत ही कम बजट की फिल्म है। अभिनय 100 में से 100 है, लेकिन अंत में सारी दिमागी मेहनत सफल हो जाती है। सस्पेंस और रहस्य अंत तक बने रहते हैं। अब आप बताइए, उन लड़कियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पर सेट करें ताकि नोटिफिकेशन आपको बिना कोशिश के ही यहाँ खींच लाए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए सबको अलविदा।